हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में आपका स्वागत है। अध्याय 11 में हम बात करेंगे बल और दाब के बारे में। दाब और बल क्या है? अगर किसी वस्तु को आप खिसकाने की कोशिश करोगे या उठाने की कोशिश करोगे तो बल लगाओगे, है ना? तो उसको बल कहा जाता है। अगर किसी वस्तु को आप दबाओगे तो उसको दाब कहा जाता है। ठीक है? कक्षा 7 में हमने सीखा था कि आप वस्तुओं की गति कैसे करती है, ठीक है ना? 13 अध्याय में। तो कैसे करते हैं वस्तु की गति? एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई वस्तु जाती है तो उसको गति करना कहते हैं, ठीक है ना? क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? क्या आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है और कभी-कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है ना? जैसे कभी-कभी कोई गेंद होती है वो स्पिन करके कहीं और दिशा में चली जाती है, तो ये सब हमको पता है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए अथवा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है? आपने कभी सोचा है कि गेंद लुढ़क रही है और फिर वह धीमी हो जाती है, ठीक है ना? या फिर अपनी गति की दिशा ही कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। यह जो बातें हो रही है वो हमारे प्रतिदिन होती है, लेकिन हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, है ना? विज्ञान तो हर जगह हमारे आसपास होता है, बस सोचने की देर है। चलिए सोचते हैं। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? फुटबॉल को किक लगाते हैं ना? किसी गतिशील गेंद को फटका मारते हैं बैट से। और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है? गोली मतलब वो होता है ना, गोलकीपर, ठीक है? फुटबॉल में जो नेट में आने से बॉल को रोकता है, वही। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को दिशा बदल देता है, गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है, ठीक है कि नहीं? क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? तो उसके पीछे भागते हैं, उसकी अ, हम फील्डिंग कैसे करते हैं? आप मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, तो आप देखते हो कि वो जो फील्डर होता है वो किस प्रकार गेंद के पीछे भागता है, उसकी तेज गति को रोकने के लिए क्या करता है। सभी स्थितियां में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा उसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है कि नहीं? बल लगाते हैं ना आप लोग? किसी को धक्का देना है तो भी आपको बल लगाना पड़ता है। अगर आपको गेंद को फेंकना है, दूर वहाँ पर भेजनी है तो आप फेंकेंगे उसको। ठोकर मारते हैं किसी चीज़ को, जैसे गेंद को, फुटबॉल को ठोकर मारते हैं तो आप उसको उछाल देते हो आकाश में, या प्रहार करते हैं, किसी वस्तु से प्रहार भी करते हो। तो यहाँ सब जगह पर क्या लगता है? बल लगता है। अगर हमें छेना हथौड़ा लेकर किसी लकड़ी को काटना है तो भी हम एक ही जगह पर मारेंगे, तो उसके लिए भी बल तो लगता है ना। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में ही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं 11.1 में। तो बल आकर्षण है या अभिकर्षण है? अपकर्षण है या अभिकर्षण है? अपकर्षण का मतलब क्या होता है कि दूर जाता है, और अभिकर्षण का मतलब क्या है? एक अपनी तरफ खींचता है। जैसे हम दो चुंबक लेते हैं और वो हम पास-पास में उसके ध्रुव मिलाते हैं। अगर एक जैसे ध्रुव हुए, एक समान ध्रुव हुए तो क्या होगा? उनके बीच में अपकर्षण होगा, हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। और अगर हमने NS मतलब नॉर्थ और साउथ ध्रुव को मिला दिया जाए तो वो दोनों एक एक दूसरे की तरफ अभिकर्षण करते हैं। तो यहीं पर उठना, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए
प्रयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। ठीक है, मतलब बल के लिए क्या हम यही सब शब्दों का प्रयोग करते हैं? उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि, या फिर कुछ और भी है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सारणी 11.1 है। उसमें क्या है, वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा या खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे 1 नंबर, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो गतिशील बनाने के लिए हम 3 तरह का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एक है धक्का दो और आगे की तरफ खिसका दो पुस्तक को, या फिर खींचो उसको अपनी ओर खींचो, या फिर उसको वहाँ से उठा लो। तीनों बातों में क्या होगा, गतिशील हो जाएगी पुस्तक। उसी तरह से दरवाजे को खोलना या बंद करना, अगर हमें खोलना है तो हम उसको धक्का लगाएंगे, अगर हमें बंद करना है तो हम खींचेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम ये दोनों करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे, दरवाजे को उठा तो नहीं सकते ना। हाँ, दरवाज़ा अगर अंडरग्राउंड में हो, अगर हमें नीचे की ओर हमें जाना है और ऐसी कुछ बनावट हो, तो हमें उठाना पड़ सकता है। कुएँ से पानी की बाल्टी को खींचना, तो कुएँ से जब बाल्टी खींची जाती है तो उसको क्या करते हैं, खींचा जाता है, उसको धक्का नहीं दिया जाता। हाँ, बाल्टी को अंदर डालने के लिए धक्का दिया जाएगा, लेकिन खींचने के लिए तो खींचा ही जाएगा और उठाना भी पड़ेगा उसको। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, पेनल्टी किक माने उसको पैर से किक लगाना होता है ना, पेनल्टी जब लगती है तो तब हम क्या करेंगे, धक्का देंगे। अ, ठीक है। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, यहाँ पर हो सकता है मुझे ज़्यादा जानकारी ना हो। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, तो तब क्या होगा, उसको धक्का देगा ज़ोर से बैट से, ठीक है ना? ये नहीं होगा। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, तो लदी हुई बैलगाड़ी को क्या करेगा, खींचेगा बैल। ठीक है, लदी हुई बैलगाड़ी को बैल जो है वो खींचता है। तो किसी मेज की दराज को खोलना, तो खोलने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉवर को खींचेंगे। ठीक है ना? तो अब हम समझेंगे, तो यहाँ कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है धक्का देना, तो वो क्या होता है, अपकर्षण होता है। हम विपरीत दिशा में उसको धक्का देते हैं। खींचना का मतलब क्या होता है, अभिकर्षण, है ना? फिर यहाँ पर धक्का देना तो अपकर्षण, अपकर्षण, यहाँ पर खींचना तो सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ खींचना है तो अभिकर्षण, हमारी ओर खींचा जाता है तो अभिकर्षण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए यह उदाहरण दिए गए थे। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मतलब बल कैसे लगता है, आप अभिकर्षण कर सकते हो या फिर अपकर्षण कर सकते हो, दोनों ही रूप में बल लगाना पड़ता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है? तो हाँ, हमें अपकर्षण करना पड़ता है या फिर अभिकर्षण करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को अभिकर्षण या खींचाव को अपकर्षण को बल कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के मतलब अभिकर्षण और खींचाव को अपकर्षण को बल कहते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। मैंने कक्षा 7 में पढ़ा कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खींचाव है? हाँ, किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में भी आपने सोचते हैं, क्या खींचाव है या धक्का?
तो जो खींचाव है वो खींचाव है, और अपकर्षण जो अलग-अलग प्रतिकर्षण करते हैं उसको हम अपकर्षण के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, बल अनन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अनन्य क्रिया के कारण। बल कैसे? अनन्य क्रिया। उसके लिए हर एक क्रिया होती है। जैसे चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आ जाएगी? नहीं, क्योंकि वह तो खड़ा है, वो कोई बल नहीं लगा रहा। ठीक है ना? तो वो चुंबक है कि कार जो है उसकी तरफ खींची चली आएगी। तो यहाँ पर कोई बल नहीं लगता। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, तो क्या होगा? वो बल लगाएगा। वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है, मतलब कार आगे की तरह गति करेगी। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे क्या लगाना पड़ रहा है? धक्का। धक्का यानी बल लगाना। ठीक है? आगे देखो, यहाँ पर दो लड़कियां देखो, आमने सामने क्या कर रही है? एक दूसरे के साथ एक दूसरे को धक्का लगा रही है। ठीक है? आप इसको कह सकते हो किसमें दम ज़्यादा है, जो उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। लेकिन अगर धक्का दोनों की ओर से सेम, एक जैसा, एक समान रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शून्य, नेट। चले आगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखो दो लड़कियां हैं, वो गोल गोल घूम रही है। ठीक है ना? चकरड़ी भमरड़ी। तो यहाँ पर तीन स्थितियां दर्शाता है जिसे संभवतः आप परिचित होंगे। ये लड़कियां खेलती है। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 11.3 में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती है, जबकि चित्र 11.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर चकड़ी भम्मड़ी नहीं है, यहाँ पर तो लड़कियां खींच रही है एक दूसरे को। ठीक है? वहाँ पर आप सामने धक्का दे रही थी, यहाँ पर एक दूसरे को खींच रही है। ठीक है? इसी प्रकार चित्र 11.3 सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। मतलब गाय अपनी तरफ खींच रही है, उसको नहीं जाना है घर, और उसका मालिक जो है वह उसको, गाय को रस्सी से पकड़कर अपने घर तरफ खींच रहा है। मतलब दोनों अपनी अपनी दिशा में जोर लगा रही है। गाय खड़ी है और वो अपनी तरफ खींच रही है, और मालिक जो है वो गाय को बोल रहा है चलो चलो चलते हैं, वो आगे की तरफ खींच रहा है। दोनों स्थितियों में क्या हुआ? यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर देखो, ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही है। ठीक है? क्या यह आदमी तथा गाय पर ही लागू होती है? तो हाँ, गाय अपनी दिशा में बल लगा रही है और आदमी अपनी दिशा में बल लगा रही है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। मतलब कोई एक आदमी बल लगाए, उससे अधिक दो दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है? बल लगता है। अन्योन्य क्रिया, पहला नंबर अन्योन्य क्रिया। ठीक है? आगे देखिए, अब बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 11.2 देखो, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सके। मतलब भारी, आपके घर में गेहूं का जो डिब्बा भरा है ना, भारी, जिसमें 100 किलो गेहूं है, उसके बारे में बात करो। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खींचता पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। मतलब पहले आप धकेल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका वजन भारी था, आप बल लगा रहे थे, लेकिन बल लग नहीं रहा था, कम पड़ रहा था। ठीक है? अब आपने अपने मित्र को बोला कि भैया जरा मदद कर दो, अब वो भी धकेलने लगा वही दिशा में। तो क्या आप इसको खिसकाना आसान है? तो हाँ, क्योंकि बल आपस में जुड़ जाते हैं। अब आप पहले सिर्फ आपका बल था, अब आपके मित्र का भी बल हो गया, तो क्या हुआ? आपका जो बल था वो
आपस में जुड़ गया। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले। मतलब हमने आगे देखा ना, वो लड़की, दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को धक्का लगा रही थी। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे कौन अधिक बल लगा रहा है? ठीक है, अगर आप आमने सामने से बल लगाओगे इस तरह से, तो आप उसको मतलब उस पिप को या उस बक्से को खिसका नहीं पाओगे। वही खिस या फिर वही खिसका पाएगा जिसमें बल ज़्यादा है। ठीक है? क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? वही जो इसमें 2 टीम होती है और वो आप दोनों रस्से को खींचते हैं। जो जल्दी जो खींच लेता है उनको, और बीच में जो लगाई जाती है, उसको पार कर लेता है लाइन, तो वो हार जाते हैं जो उस तरफ चले जाते हैं, याद है ना? तो इस खेल में 2 टोलियाँ एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी-कभी इस तरह से देखो, हाँ, यही वाला खेल घर पे खेलते हो ना? स्कूल में तो हम नहीं खेलते। चलो खेलेंगे। रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3 बी में दर्शाई गई स्थितियों के समान नहीं है? ठीक है, वहाँ पर लड़कियाँ एक दूसरे को खींच रही थी, तो यहाँ पर भी 2 टोली एक दूसरे को खींच रही है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है, अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल पर बल क्या होता है? जुड़ जाते हैं। मतलब अगर हाँ, यहाँ पर ये दोनों लड़के जो हैं वो एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो बल क्या हुआ? बल जुड़ जाता है। बल जुड़ जाता है। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था, तो क्या हुआ? बल आपका जुड़ गया। क्या हुआ? जुड़ गया। लेकिन यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा, विपरीत माने आमने-सामने, ठीक है? आमने-सामने कार्य करते हैं, तो इस पर लगाने वाला कुल बल, नेट बल जो होता है, वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे, तो आपने क्या देखा था? कि बक्से को हिला नहीं पाए थे, ठीक है ना? स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा रही थी, खींच रही थी, तो रस्सी किसी भी दिशा में नहीं जा पाती। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। क्या होता है? एक बल बल जो होता है, एक बल दूसरे बल से बराबर, कम या ज़्यादा हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता था। ठीक है? यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा का या परिणाम में परिवर्तन हो जाए, तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। ठीक है? मतलब पहले दोनों एक दिशा में धक्का लगा रहे थे, तो बल जुड़ गया और अच्छे से काम हो सका। फिर दिशा विपरीत हो गई, मतलब दोनों आमने-सामने बल लगा रहे थे, तो परिणाम बदल गया, मतलब प्रभाव भी बदल गया बल का। तो ऐसा हो सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगाने वाला बल बराबर है, तो उस पर लगाने वाला नेट बल शून्य हो जाता है? यह भी आपको याद रखना है। मतलब आमने-सामने से अगर बल लगाओगे, तो नेट जो बल है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। अगर हम बात करेंगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कि बल जो होता है वो एक दूसरे बल से बराबर होता है, कम होता है या फिर अधिक होता है। ठीक है? और आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।